हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हमारी एक सीरीज चल रही है, इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट और ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं आपके लिए। पॉलिटी की ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और इसकी हम एक प्लेलिस्ट बनवाएंगे। आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं आपके लिए उसमें सारे मिक्स्ड मिलेंगे आपको। पॉलिटी क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसकी भी आपकी सीरीज चलेगी। तो एक प्लेलिस्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं या मुझे लगता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, DSSB, एफकैट, एसएससी, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सब के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसकी अलग से हम प्लेलिस्ट बनवा के डलवा देंगे। वहां आपको फ्रीली अवेलेबल है ये वीडियोस। बस आपको चैनल से जुड़ के रहना है, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कब कौन सी वीडियो आ रही है। बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे रोका मत करो, अपने पास उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हमारे इसी चैनल पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही तरीके से हमने एक वीडियो बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से। मॉडर्न हिस्ट्री का वो प्रॉपर मैराथन है, 1857 से लेके पूरी फ्रीडम स्ट्रगल कवर हुई है। उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको उसके अंदर दिए हैं। जाके एक बार इस चैनल पे चेक करो या आई बटन पे क्लिक करोगे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपने ये काम करना है, एक तो वीडियो को ना पूरा देखा करो, ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपके काम की निकल करके आएंगी। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज एक एक करके हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनेगी मैं उसको देता जाऊंगा। जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली है उन्हें पता है कि अगर मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूं या 25 करा रहा हूं या 20 करा रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने आपको खाली 20 ही कराए। उसके अंदर मैं एड ऑन्स आपको इतने दे सकता हूं कि आप मेरे लेक्चर को अगर प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करोगे तो आप 200 प्लस क्वेश्चंस लेके जाओगे, और वो भी काम के जो आपके एग्जाम में बने हैं। तो आज आप देखते हैं हम ये वाला लेक्चर। पहले क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स? हमारा भारत का संविधान कितने शब्दों से बना है? आप जानते हो कि भारत का जो संविधान है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग जगहों से हमने अलग अलग अच्छी अच्छी चीजें ऐड ऑन करी हैं। जब ये संविधान बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अभी शेड्यूल हो गए हैं 12। ये चीजें मैं आपको मेरे हर लेक्चर में मैं रिपीट इसलिए भी करता हूं कि आपके दिमाग में बार बार छप जाएं। 22 + 3 अभी 25 पार्ट्स हैं और आर्टिकल भी 450 के आसपास हो चुके हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, कितने वर्ड से बनके बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,45,000। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। 1,45,000 आपको ये ऑप्शन दिखता है एग्जाम में, तो फट करके आपको लगा के आना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ। तो जिन बच्चों को नहीं पता डायरकी क्या है, ये वैसे मैंने अपने हिस्ट्री वाले मैराथन में कवर करा है, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डायरकी का मतलब होता है, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पे राज करते थे तो उन्होंने जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स होते थे, फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उसको डाल दिया इन्होंने ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। और जितनी भी पावर रखने वाली चीजें थी, टैक्स कलेक्शन हो गया, मिलिट्री पावर हो गई, तो ये सब रखते थे, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब वो रिजर्व सब्जेक्ट्स में रखते थे। अब रिजर्व सब्जेक्ट्स पे कानून ये लोग खुद बनाते थे और बाकी जो ट्रांसफर्ड होते थे उसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रोविंसेस की असेंबलीज वो लॉज बनाते थे और वो कहते थे हम आपको देखिए कैसे पावर दे रहे हैं। तो ये पागल बनाने का भी एक तरीका था। डायरकी कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? इस सवाल में कई बच्चों को दिक्कत हो सकती है, वो ये देख के 1919 लगाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इधर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ। इसने बोला एट द सेंटर। जो 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर, वो प्रोविंसेस तक सीमित थी। प्रोविंसेस जैसे कि मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, जो ब्रिटिशर्स की प्रोविंशियल असेंबलीज होती थी वहां पे चलता था ये। लेकिन इसको सेंटर में कौन सा एक्ट लेकर के आया? 1935 का एक्ट। ये नंबरिंग गलत हो रखी है, इसको आप ठीक कर लेके आप ये समझ लेना, कॉपी में नोट्स बना रहे होगे तो ये 1935 के एक्ट में इंट्रोड्यूस करी गई थी सेंटर पे। और अगर वो बोले प्रोविंसेस में कब इंट्रोड्यूस करी गई थी तो 1919 में। 1909 में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इंट्रोड्यूस करा था मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मैंने अपनी वीडियोस में आपको अच्छे से बता रखा है क्या होता है। 1919
जो मैंने आपको बताया कि मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे 1935, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है। मैंने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी आपके लिए एक वीडियो बना रखी है, अभी जाके चेक करो उसको, बहुत इंफॉर्मेटिव है वो वीडियो आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंफॉर्मेटिव है। हमारे यहाँ पे इस चैनल पे आपको कुछ भी बेकार की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सारी चीजें आपको टू द पॉइंट एग्जाम में आने वाली मिलने वाली है। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। पहले तो ये जान लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सेटअप कब करी गई थी, तो उनकी जो पहली मीटिंग हुई थी ना वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, और इसे सजेस्ट करा था कैबिनेट मिशन प्लान ने। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और उन्होंने सजेस्ट करा था कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब ऐसे बनेगी, उसमें 389 मेंबर्स होंगे और उसकी बाइफर्केशन ऐसी होगी कि 389 मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारा संविधान बनाएंगे, उसमें से 296 जो होंगे वो होंगे प्रोविंसेस से, जो ब्रिटिश जहां पे डायरेक्ट रूल था, और उसके अलावा जो रेस्ट बच गए वो हो गए आपके प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट से। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसे नोट करते रहो, और ये सब भी क्वेश्चंस अलग से आपके एग्जाम में बनते हैं। बाइफर्केशन समझ में आ गई कि प्रिंसली स्टेट से इतने थे, 296 मेंबर इधर थे, और पार्टीशन के बाद जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रह गए वो 299 रह गए। तो ये नंबरिंग आपको थोड़ी बहुत याद रखनी जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आते हैं अपने सवाल पे कि ये कहां पे हुआ था, तो ये दिल्ली के अंदर हुआ था इस डेट को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अभी पॉलिटी के क्वेश्चंस चल रहे हैं, आगे आपको हिस्ट्री भी मिलेगी और आगे ज्योग्राफी में मैंने कवर करी है। इसके सीरीज अलग चलेगी, इससे जुड़ के रहना चैनल से, आपको बैक टू बैक ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जिसमें हम क्वेश्चन सारे कवर कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कि हमारे देश में ये जो मतलब प्रॉपरली एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये वाला कंसेप्ट किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है। हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया है ब्रिटिश राज, तो वो ब्रिटेन हो जाएगा आपका आंसर। इनसे ही हमने पूरा अपना पॉलिटी का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं से यहां से बहुत प्रभावित है, तो ब्रिटेन से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये चीज यहां से आई है। ये थोड़ा सा इधर गया हुआ है, इसको थोड़ा आपके लिए ऊपर कर देते हैं, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा क्वेश्चन। चीजों को रिवाइज करते रहना बस आपको, और मेरे लेक्चर्स में आपको ये चीज जरूर मिलेगी कि चीजें मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपके दिमाग में वैसे ही छप जाएंगे। हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इन चारों में से कौन मेंबर नहीं था, अभी देख लेते हैं। पहले है राजेंद्र प्रसाद, ये तो प्रेसिडेंट ही थे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये प्रेसिडेंट कब बने थे, ये देश के प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही, वो तो थे ही थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी ये चयनित हुए थे, चयन इनका हुआ था, कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। इससे पहले 2 दिन थे ना, 9 दिसंबर 10 दिसंबर, उस दिन तक सच्चिदानंद सिन्हा जी प्रेसिडेंट रहे थे, एक ऑनररी पोस्ट आप कह लीजिए मिली थी। तो राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट हो गए, ये हो नहीं सकता। सरदार पटेल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये फर्स्ट होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, तो इन्हें तो निगलेक्ट किया ही नहीं जा सकता। के.एम. मुंशी वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, जिन्होंने हमारा संविधान ड्राफ्ट करा है। बी.आर. अम्बेडकर जी वो चेयरमैन थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के, और बाकी तो टोटल 7 मेंबर्स थे चेयरमैन को मिला के, उसमें से एक मेंबर के.एम. मुंशी भी थे। बाकी सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे, के टी कृष्णमाचारी जी थे, ठीक है, एन माधव राव थे, और एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अपने दूसरे लेक्चर्स जो आपको मिल जाएंगे पॉलिटी के, उसके अंदर बहुत अच्छे से दे रखी है मैंने। कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का मेरा गोल रहेगा आपको। तो ये तीनों तो हो गए, बचे कौन, गांधी जी, तो ये नहीं थे, तो आपका आंसर ये हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितने मेंबर्स बताए थे मैंने, फिर से रिवाइज कर लो, 389, जो कैबिनेट मिशन ने बोला था कि आपके 389 मेंबर्स होंगे, और उसकी बाइफर्केशन में आपको बता चुका, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है हमने, एक तो क्वेश्चन को करना है शिफ्ट। जब तक आप जैसे बीच में टाइम लिखता है ना, क्योंकि आप बाद में करते नहीं हो, अभी आप इसको सब्सक्राइब करके ना शेयर कर दो एक जगह पे।
अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। द मूवमेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू गाइड द डेलिब्रेशंस ऑफ द असेंबली वॉज स्टार्टेड बाय। अब वो ये बोल रहा है, सिंपल, आपसे जो हिंदी वाले हैं वो भी इस लेक्चर को बड़े आराम से समझ सकते हैं, चाहोगे तो सब समझ में आएगा। कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत एडवांस इंग्लिश है। पेपर तो आप इंग्लिश का भी देते हो, सब्जेक्ट तो इंग्लिश भी आता है ना उसमें। मूवमेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा प्रियम्बल बना आगे जाकर के, और ये दिया किन्होंने था ऑप्शन में? जवाहरलाल नेहरू जी ने, JL नेहरू। डेट आपको ध्यान रखनी है, अभी बता रहा हूं, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने देश को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये पेश करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया कि डेट क्या थी। प्रियम्बल बनाई आगे जाकर के, उसमें लिखा है इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड 1976 में ऐड हुए थे, 1976 के अंदर। कौन से संशोधन में? बड़ा फेमस है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट्स वगैरह सबके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा, अभी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है बटोर लो। अगले पे आ जाते हैं। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? हम किस तरह की लोकतंत्र में रहते हैं? डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे किस तरह का होता है? इस बात को समझो, हमारे देश की जनता इतनी ज्यादा है, तो क्या हमारे यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम खुद गए, हमने खुद ही मिल बांट के लॉज बना लिए और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, खुद ही हम रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं होता। हम लोग जाते हैं वोट डालने, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं, है ना। तो वो जाकर के असेंबली में बैठता है और जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली कह लीजिए या लोकसभा कह लीजिए, राज्यसभा कह लीजिए, वहां जाकर वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो हमारे यहाँ होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। कई बार पूछा है एग्जाम में और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपके SSC में आएगा, रेलवेज में पूछा गया होगा, आपके अपकमिंग एग्जाम है उनमें भी आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि SSC तो होता है ट्रेंड सेटर कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं पेपर में। अरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, चलो यहीं से समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स? ध्यान से सुन रहे हो तो अभी मैं आपको बता चुका हूं 1909 के अंदर, 1906 के अंदर, 1906 में। ये सारी चीजें मैंने ऊपर से क्या बहुत डिटेल में भी बताई है मैंने आपको। मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन है, और कोई जो मैराथन होते हैं वो इतने लंबे लंबे चलते हैं, 4 घंटा 5 घंटा। ये मैराथन मैंने बहुत क्रिस्प रखा है और इसके अंदर आपको मैंने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। अभी तक नहीं देखा है तो आपका नुकसान है, आपको नीचे जाके उसको एक बार जरूर चेक करना है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसने डिमांड रखी थी आगे, लॉर्ड मिंटो उस टाइम पे वाइसरॉय था। मुस्लिम लीग की स्थापना सैयद आगा खान और मोहम्मद सलीमुल्लाह जी ने करी थी, है ना। 1906 की पहली मीटिंग ढाका में हुई थी। ये हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए, लेकिन अभी आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। यहां से डिमांड कहीं ना कहीं आगे आई कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इसको सीड ऑफ पाकिस्तान भी आप कह सकते हो। 1909 को सीड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं ये सेपरेटिस्ट मेंटालिटी आई थी दिमाग में कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश होना चाहिए। तो 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, उसके अंदर ये चीज बोली गई थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको अभी याद कर लो। 1919 का मैं आपको बता चुका हूं, डायरकी इन प्रोविंसेस। 1935 डायरकी एट सेंटर, और 1892 में भी एक इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था जिसमें असेंबलीज के अंदर इंडियंस की संख्या बढ़ाई जाए, ये वाली डिमांड रखी थी। इस वक्त मॉडरेट फेज चल रहा था कांग्रेस के अंदर, वो भी हमने अपने लेक्चर में कवर किया है। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो इज, मोहनजोदड़ो का लोकल नेम क्या था? पहले तो इससे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, अब उसके लिए तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन थोड़ा बहुत हम समझते चलते हैं। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के अंदर ये साइट है अभी प्रेजेंट डे, और इसके साथ हड़प्पा,
ये दोनों सबसे पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन में फाइंड करने वाली, जो सबसे पहले मिली थी साइट्स, ये दो थी, और ये कैपिटल सिटीज भी थी उस टाइम पे। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी, ये ईयर आपको ध्यान रखना है 1921। किसने की थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है दयाराम साहनी। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मोहनजोदाड़ो कब हुआ था, 1922। एंड हु इज रिलेटेड विद दिस, रखालदास बैनर्जी। ये दो नाम तो आपको याद रखने ही रखने, हो सके तो बाकी साइट्स है, कालीबंगन है, सुत्का गैंडोर है, और आपकी लोथल है, उनके भी याद रख सकते हो, लेकिन इन दोनों के तो आपको याद करने ही करने हैं, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। 1921 दयाराम साहनी और 1922 रखालदास बनर्जी। मुझे पर्सनली इन दो नाम में ऐसी दिक्कत होती थी कई बार कि दयाराम साहनी कहीं मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड तो नहीं है, तो मैंने ऐसे कर लिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी पहले आता है, तो मैंने कहा ये हड़प्पा है, और आर बाद में आता है, और 1922 में खोज हुई थी, तो ये इससे रिलेटेड है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो 1921 ये हो गया हमारा। और ये कहां पे थी सिविलाइजेशन, पहली चीज तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वर्ड किसने कॉइन किया था, तो ये थे आपके जेम्स प्रिंसेप। जो नाम लिखवा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप। और ये कौन सी नदी के किनारे बसे हुए थे, ये इंडस और सरस्वती नदी होती थी, उसके किनारे बसने वाली सिविलाइजेशन थी, काफी एडवांस थे। और उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम पे, ये टाइम पीरियड आप जान लीजिए पहले कि इनका टाइम पीरियड क्या था, बुक्स वगैरह के अकॉर्डिंग जो आपके एसएससी में आता है, ये होगा ये वाला 1750 बीसी। आई होप आपको क्लियर होगा, 2500 बीसी से 1750 बीसी। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं। मोहन, इसमें और क्या रह गया, अच्छा हमारा आंसर तो रह ही गया, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदाड़ो के लोकल नाम ये है। इसके अंदर आपको ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ भी मिला था। ग्रेट ग्रेनरी मतलब सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी। द हड़प्पन्स वर्शिप्ड विच गॉड, तो उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में किन भगवान की पूजा की जाती थी, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये नाम बाय हार्ट याद कर लेना, मदर गॉडेस एंड पशुपति। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा फैक्ट है, याद किया जा सकता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द ग्रेट बाथ वॉज लोकेटेड इन, अभी 2 मिनट पहले बताया था ना, ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रीनरी दोनों इससे रिलेटेड है। जहां दिख जाए दो वर्ड, यहां जो ये है ना बंगन, इसमें निकाल लो, बैंगल कर लो इसको, तो अगर पूछ ले बैंगल्स कहां से थी रिलेटेड, तो ये कालीबंगन हो जाएगा। लोथल बहुत बार एग्जाम में आपका फेवरेट क्वेश्चन बनता है, ये एसएससी में तो कई बार पूछा गया है। ये हार्बर था, ठीक है, गुजरात के अंदर। अभी आते हैं इस पे भी, और तो कोई नहीं रहेगी, हड़प्पा का तो मैंने बता दिया। नाम याद रखना, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी पहले, रखालदास बनर्जी बाद में। द फॉलोइंग वॉज द हार्बर इन द हड़प्पन साइट, अभी बताया लोथल, लोथल। और ये कौन सी नदी के किनारे था, भोगवा नदी। ये नाम भी याद रखना है। इसके अलावा इसकी खोज किन्होंने करी थी, जैसे कि मोहनजोदाड़ो की किन्होंने करी थी, रखालदास बनर्जी ने, ये दयाराम साहनी जी ने, और ये हो जाएंगे आपके SR राव, ईयर 1954। लोथल हो गया। और ये है गुजरात के गिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो प्रेजेंट डे है, कि ये यहां पाया गया था साइट। इसके लिए अलग से लेक्चर लेके आऊंगा, डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। विच ऑफ द ऋक वेदास मंडल इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा। सोमा, सोमरस, समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। सोमरस मतलब कि ये एक पर्टिकुलरली डेडिकेटेड उसके लिए मंडल था। पहले समझ लीजिए कि मंडल क्या होता है। जो सबसे पहले वेद थे, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर आ गया आपका सामवेद, इन तीन का ट्रायो था, इन तीन का ट्रायो था। और ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया। ऋग्वेद के अंदर 1028 हाइम्स हैं, और इसे श्रुति बोला जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उस टाइम पे पेपर्स वगैरह नहीं थे, कोई लिखता तो था नहीं, तो ये एक कान से दूसरे कान में रिसाइट करेगी, ट्रांसफर करेगी। तो नॉलेज जो है हमारी, देख लीजिए कितनी पुरानी है। 1028 हाइम्स, 10,480 इसमें थे वर्सेस,
और 10 तो थे इसके मंडल। थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा लग रहा है ये, है ना। अब 10 मंडल में से आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं? एक तो आप ध्यान रखना थर्ड वाला, उसके अंदर गायत्री मंत्र है। 9th, ये आंसर हो जाएगा। ये सैक्रिफाइजल प्रेयर्स के टाइम पे सोम का सेवन किया जाता था। 10th मंडल के अंदर पुरुषा सूक्त है, जिसे कहते हैं वर्ण सिस्टम। 10वें मंडल के अंदर जहां है ना शूद्र, वैश्य, ठीक है, ये 4 जो वर्ण हैं आपके वो 10वें मंडल में, ब्राह्मण और क्षत्रिय। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? अभी मैंने आपको बताया ऋग्वेद और यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद इज रिलेटेड टू म्यूजिक। इनको रिसाइट किया था होत्री, रिसाइटेशन इनकी होत्री ने करी थी। ये थे 2 टाइप के, 2 टाइप बोले तो एक थे कृष्णा यजुर्वेद, इसकी बाइफर्केशन है आगे, कृष्णा यजुर्वेद और शुक्ला यजुर्वेद। आई होप जिनको रिवीजन करना है उनको भी मजा आ रहा होगा। एक बार लेक्चर को लाइक जरूर कर देना। कृष्णा यजुर्वेद, शुक्ला यजुर्वेद, इनको लिखने वाले का नाम था अर्धवार्युस, मतलब जो रिसिटेशन हुई थी इनकी। और ये थे सामवेद में उद्गात्री, उद्गात्री ने रिसाइट करी थी। तो ये 3 नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिए। ओल्डेस्ट थे ऋग्वेद। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। अजात शत्रु वॉज द सन ऑफ, देखिए महाजनपद थे कितने? 16। ये एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है, जिनको नहीं पता है। जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो रिवीजन करने के लिए आए, जिन्होंने मेहनत कर रखी है, उन्हें तो ये सारी चीजें यूं समझ में आ रही होंगी। जो बच्चे नए उन्हें मैं बता दूं 16 महाजनपद थे। उसके अंदर से जो सबसे पावरफुल इमर्ज करके आया वो मगध का एरिया था। तो इसी के ऊपर जो है डिफरेंट डायनेस्टीज बैठी। ये टोटल 4 राज्य थे, अवंती, एक था कोसाला, है ना, ये डिटेल में बताऊंगा सारा आपको, और वत्स। ये 4 के अंदर जो है प्रॉपर मैं बोलने वाला था फ्रीडम स्ट्रगल। इनके बीच में एक पावर स्ट्रगल चलता रहता था कि एंड में कौन विजेता होगा इस पूरे एरिया का। तो मगध जो है इमर्ज करके आया, ये वाला एम्पायर सबसे पावरफुल बना, क्योंकि एक तो इसकी लोकेशन ही ऐसी थी, राजगिरिया इसकी कैपिटल थी इनिशियली, बिहार पटना वाला एरिया, वहां पे आयरन के जो रिसोर्सेज थे, रिजर्व्स थे, बहुत ज्यादा थे। उससे इन्होंने बड़े बढ़िया हथियार बनाए, फॉरेस्ट को साफ करा, एग्रीकल्चर फ्लोरिश करा, और जहां पे इकोनॉमी अच्छी होती है वो तो एरिया अपने आप में ही फ्लोरिश करेगा और आगे बढ़ेगा। 16 महाजनपदों में से सबसे पावरफुल ये था, इसलिए जो भी इसकी गद्दी पे बैठता था उन्हीं के रेफरेंस से हम आगे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को समझते हैं कि यहां पहले हरियंग डायनेस्टी आई, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज हम इसी से रिलेटेड पढ़ते हैं। इन चारों के बीच में ये विजय रहा। ऊपर से इसकी जो लोकेशन थी वो मिडिल गंगेटिक प्लेन था, गंगा का जो आपका प्लेन है, जो गंगा ने प्लेन बनाया है, तो ये मिडिल गंगेटिक प्लेन था, बहुत फर्टाइल सॉइल थी यहाँ की, तो इन्होंने बहुत फ्लोरिश करा। मगध डायनेस्टी पे सबसे पहले बैठने वाले थे हरियंक डायनेस्टी के। हरियंक डायनेस्टी सबसे पहले स्थापित हुई और इसकी शुरुआत करी थी बिंबिसारा ने, बिंबिसारा। आगे इन्हीं का बेटा है अजात शत्रु, तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसारा। बच्चे कंफ्यूज कर देंगे इसके साथ, बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था, अशोका के पप्पा, हो गया बिंबिसारा। तो अजात शत्रु जो थे वो बिंबिसारा के बेटे थे। आपका एक क्वेश्चन होता है कवर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, त्रिपिटाकास आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ। एक आपको बात बताता हूं, पिटाका बोला जाता था उस टाइम पे बास्केट को। जो बुद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म जो इसे हम बोलते हैं, उसमें जितना भी ज्ञान दिया गया है, जो किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों को, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो सेक्रेड बुक्स हैं, वो उनको बोला जाता है त्रिपिटाका। क्यों? क्योंकि बास्केट के अंदर पहले क्या करते थे, ये जो लिखते थे वो पाम लीव्स के ऊपर लिखते थे, उन लीव्स पे लिख करके वो उसे बास्केट में डालते थे, इसलिए वहां से ये नाम का ओरिजिन हो गया त्रिपिटाका, ऐसा माना जाता है। और ये था बुद्धिस्ट टेक्स्ट सारा, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो त्रिपिटाका बास्केट के, मतलब मैं बोल रहा हूं त्रिपिटाका बास्केट, त्रिपिटाका आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ बुद्धिस्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। और ये कौन कौन से थे? विनय पिटक,
विनय पिटाका, सुट पिटाका और अभिदम्भ पिटाका। ये 3 इनकी सेक्रेड बुक्स थी बुद्धिस्ट के लिए। इसके अंदर इनका कि मोनेस्ट्री में किस तरह का बिहेवियर रहेगा, या फिर बुद्धा ने जो हमें ज्ञान दिया है वो सारे सरमोन्स वगैरह, वो सब जो इंपॉर्टेंट ज्ञान की बातें हैं वो इसमें लिखी हैं। डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा एक बुद्धिज्म के लिए, और जिस तरह की वीडियो आपको पसंद है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो तो आएंगी ही। उसके अलावा जो आप सुनना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, उसे कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को एक बार में, और इस सेशन में कोई कमी लगे तो वो भी आप बता सकते हो। अगली बार से उस पर काम करके आपको दोबारा वीडियो दिया जाएगा। बढ़िया। मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन, सच बता रहा हूं बहुत काम का है, उसको जाके एक बार आप जरूर देखें। कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर है वहां पे, और उस तरह का मैराथन और चाहिए तो उस सेशन को, उस लेक्चर को आपको प्यार देना पड़ेगा। जितना आप उसे शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए एक और मैंने प्लान कर रखा है मैराथन, उसको हम और लंबा करके और इंपॉर्टेंट चीजें डाल के बनाएंगे। ठीक है, ये काम आपका है। अब द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, किस लैंग्वेज में? देखिए बुद्धा आ जाए तो आंसर हो जाएगा पाली बुद्धिज्म, और जहां आपको मिल जाए जैनिज्म तो वहां प्राकृत लैंग्वेज का यूज हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सुल्तान महमूद वॉज द रूलर ऑफ, सुल्तान महमूद, देखिए 3 इन्वेडर्स आए थे हमारे इंडिया में 712 एडी के अंदर। मोहम्मद बिन कासिम, सिंध पे कब्जा कर दिया, सिंध पे मतलब इन्होंने अटैक करा। फिर आए ये, इन्होंने ऐसी खतरनाक लूट मचाई, ये फेमस है अपनी 17 रेड्स के लिए, और ये थे गजनी से, महमूद गजनी। और ये आए थे, इनका टाइम पीरियड याद आप रख सकते हो, ये हो गया 998 एडी से लेकर के कहां तक, 1030 एडी तक। कितनी पुरानी बात है। और इनकी जो सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा आप कह लीजिए इनफेमस रेड 1025, विकिपीडिया में कई जगह पे 1026 भी लिखा है। ऑप्शन में दोनों कभी भी नहीं आएंगे, जो कन्वीनियंट लगे, जो सामने आपके हो वो लगाया ना। 1025 एडी के अंदर सोमनाथ मंदिर पे इसने हमला किया और सब कुछ, बड़ी बड़ी मूर्तियों को तोड़ दिया, बहुत तबाही मचा दी। इतनी रिच जगह को इस इंसान ने इतनी बुरी तरह तबाह किया था। और सोमनाथ मंदिर गुजरात के, गुजरात हो गया आपका। ठीक है, सोमनाथ मंदिर बता दिया मैंने 1025 एडी। 1017 के अंदर मथुरा पे भी रेड करी थी, तो मंदिरों को टारगेट किया जाता था इसके थ्रू। महमूद गजनवी 17 रेडें हो गई, ये आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। इसके बाद मोहम्मद घोरी भी आए थे और 5 उनकी लड़ाइयां फेमस हैं। मेन आपको उनमें से बैटल ऑफ तराइन याद रखनी है, क्वेश्चन आगे आएगा, मैं कवर करवाऊंगा उसको भी। उसके बाद में फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, घोरी का स्लेव आके यहाँ पे राज करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी, नाम लिया और हाजिर। मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदावर। देखिए मोहम्मद गोरी से रिलेटेड आपको जो बैटल्स ध्यान रखनी है, तो एक तो आप याद रख लो बैटल ऑफ तराइन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो भूलना ही नहीं है, बैटल ऑफ तराइन। और ये लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ, बहुत ब्रेव राजपूत लीडर थे ये पृथ्वीराज चौहान। इनकी एक किताब है पृथ्वीराज रसो, इनकी बायोग्राफी किसने लिखी है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, चांद बरदाई। सारी चीजें बोल के भी बता रहा हूं आपको। बैटल ऑफ तराइन, और ये 2 बैटल्स हुई थी। एक हुई थी 1191 में, जो कि बहुत बुरी तरह हारा घोरी, और 1192 में जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1192 की बैटल घोरी जीत जाता है, डिफीटेड मोहम्मद गोरी। अभी इसने चंदावर की बैटल की बात करी ना, तो चंदावर की बैटल हुई है 1194 में। ये मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था, जयचंद को। तो ये आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ये डिटेल्स भी एक्स्ट्रा हैं, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, एक्स्ट्रा जितना मिल रहा है लेते जाओ। इन विच ईयर डिड तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया, ये था ईयर 1398। इस टाइम पे मोहम्मद तुगलक
इस टाइम पे ये थे तुगलक डायनेस्टी के। 1398 की बात है। तैमूर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान, मंगोलियन था, और इसे ये लंगड़ा था एक्चुअली में, ये बात सच है। और ये यहाँ पे आया, बहुत ही क्रूर शासक था, इसने आगे पूरी दिल्ली तबाह कर दी थी उस टाइम पे, और जाते जाते अपना पीछे एक नॉमिनी छोड़ गया था। तुगलक डायनेस्टी पूरी तरह से क्रम्बल कर चुकी थी, खत्म होने की कगार पे थी। जो इसने पीछे अपना नॉमिनी छोड़ा उसका नाम था खिज्र खान, खिज्र खान। और इसने आगे 1414 में अपनी नई डायनेस्टी शुरू कर दी, सैयद डायनेस्टी। ये दिल्ली सल्तनत के पीरियड में सबसे कम फेमस डायनेस्टी है। 1414 से 1450 तक ये चली, और इसके बाद में फिर आ गई थी लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी ने स्थापना कर दी थी। तो तुगलक मैंने आपको बता दिया। 1206 में वो स्लेव डायनेस्टी आ गई थी आपके यहाँ पे। स्लेव डायनेस्टी, मोहम्मद घोरी ने अपना स्लेव जो है आगे, जिसने आगे राज करा, ये डायनेस्टी की स्थापना करी। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है उसका। 712 में अभी मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन कासिम आया। सारे ऑप्शन ही कर लेते हैं। मिडीवल हिस्ट्री के लिए कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई पर्टिकुलर सल्तनत पढ़नी है, कोई मुगल एम्परर के बारे में आपको जानना है, उसके बारे में भी बता सकते हो। डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोदी, बैटल ऑफ पानीपत। और बाबर से उसके बाद में मुगल राज यहां इंडिया में स्थापित हो गया था 1526 के बाद से। ये लिखना है, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वाला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये एक्चुअली मैं पूरी सीरीज चलाऊंगा, मैं कई दिन तक आपको रोज ऐसे क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा देने की। बीच में हमारी थ्योरी की क्लासेस अलग चलेंगी। पॉलिटी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो आपको प्लेलिस्ट में अलग से मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। हिस्ट्री का कंटेंट एक डाल चुका हूं, अब डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, उसका भी आपको कंटेंट मिलता जाएगा। रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी, और आपको इस चैनल से अगर जुड़ के रहोगे तो ही इस कंटेंट का मजा उठा पाओगे, नहीं तो फिर। द बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड, अभी मैंने आपको बताया था ना, इसके बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको, तो घोरी हो जाएगा। और 1191 फर्स्ट वाली हुई, फर्स्ट वाली क्या, बैटल ऑफ तराइन। और सेकंड वाली जो हुई 1192 में। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है, और फिर उसके बाद में आपका दिल्ली सल्तनत। हु कॉन्कर्ड सिंध इन 712, ये सब मैं आपको, देखो अब क्या होता है ना, क्वेश्चंस को ऐसे डिटेल से पढ़ने से देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, इस तरह का पेपर आता है आपका। तो हु कॉन्कर्ड सिंध, मोहम्मद बिन कासिम अरब था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत सुल्तान्स डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो, पोलो खेलते हुए कौन से सुल्तान की मृत्यु हुई? ये वो थे मैमलुक वंश या स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर, जो घोरी के आगे गुलाम थे। उन्होंने डायनेस्टी, यहीं से दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था 1206 से, और ये पूरा सल्तनत पीरियड था 1526 तक। और ये जो स्लेव डायनेस्टी थी ये पर्टिकुलरली चली 1206 से 1290 के बीच में। 1206 के अंदर बैठता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ही ऐसा सुल्तान था जो पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। ईयर था 1210, और पोलो है पेपर में तो लगाया होगे, तो नाम दूसरा भी है इसका, वो भी ध्यान रखना। इसको चौगान भी बोला जाता है, इस स्पोर्ट को टर्किश लैंग्वेज में चौगान। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद और कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाई। डिटेल में पढ़ेंगे जब मिडीवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बाकी बलबन भी इसी डायनेस्टी का, इल्तुतमिश भी इसी डायनेस्टी का है। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज इल्तुतमिश, इसकी बेटी रजिया सुल्तान। फर्स्ट मुस्लिम रूलर। विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये तो इसने बहुत बढ़िया काम करा था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल राजा बोलते थे, मैड किंग। इसकी कुछ हरकतें ऐसी थी कि इन्होंने क्या करा था कि एक तो टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। टोकन करेंसी बोले तो जो सोने और चांदी के सिक्के थे उनको बंद करके ब्रॉन्ज के कॉइन लेके आ गया। स्टेप अच्छा था कि जो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम हो जाएगी, पढ़ा लिखा था बेशक, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी नहीं थी। अगर कोई एग्जांपल आसपास से मिले तो आपकी मर्जी है,
कि इंप्लीमेंटेशन प्लान की अच्छी नहीं थी, आइडिया अच्छा था। तो जो वो ब्रॉन्ज का सिक्का था, अब उसकी कॉपी बहुत लोग बनाने लग गए थे, तो ये इकोनॉमी एक तरह से फेल हो गई थी। तो ये ऐसा ही कुछ स्टेप था मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया था। इसके अलावा इसने सोचा कि अब मैं अपना साम्राज्य बढ़ाता हूं, अब मैं साउथ इंडिया की तरफ लेके जाता हूं अपनी कैपिटल को, क्योंकि दिल्ली से बैठे बैठे साउथ इंडिया को कैप्चर करना मुश्किल है। इंप्लीमेंटेशन देखिए, वहां पे बच्चा बच्चा भेड़ बकरी सब कुछ उठा करके भाई साहब चल दिए साउथ इंडिया, और वहां पे जाते हैं नीचे, वहां पे दौलताबाद देवगिरी के अंदर, वहां अपनी कैपिटल शिफ्ट करने की सोचते हैं। पता लगता है नदी आती है, नदी के पार उस पार जा ही नहीं पाते, तो शिफ्टेड हिज कैपिटल, शिफ्टेड हुई नहीं थी एक्चुअली में। वहां पे जाके भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, पता लगा कि वापस आना पड़ेगा, कई लोग मर गए थे इसके अंदर। तो ये भी एक बहुत ही ब्लंडर स्टेप लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक डायनेस्टी के राजा हैं, इनका असली नाम था जौना खान। जौनपुर सुना है, इन्हीं के नाम पे है, इनके कजन ने बनवाया था, इसके बाद फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नोन एज दीवाने कोही, ये थोड़ी काम की चीज इसने बनवाई थी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज तुगलक इसका भाई, अगला बैठा गद्दी पे जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी तो बड़े फेमस हैं। ये आपके अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी 1200 कब तक चली थी खिलजी डायनेस्टी? आपका गुलाम वंश एंड हुआ 1290 से 1320 तक। ये सारी चीजें डिटेल में चाहिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर। अब क्या करेंगे हम? अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी बहुत सारे लेक्चर इसमें अपलोड होंगे, ये मत समझना कि कम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस बथेरे भरे पड़े हैं, लेकिन उतना दूंगा मैं आपको एक क्लास में जितना आप एक बार में डाइजेस्ट कर सको। लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप देखते नहीं हो, इसलिए अभी मैं छोटे छोटे आपको इस तरह से लेके आता रहूंगा। और देखना है नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके देखते रहो। थैंक यू सो मच। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो पहले। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, इसको शेयर करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब करो, फिर शेयर करना, और वहां पे बेल आइकन का एक बटन होगा, उसको आप जब दबा दोगे ना तो उससे क्या होगा, जितनी भी वीडियोस आगे आने वाली हैं वो आपको पता लगती रहेंगी, नोटिफिकेशन आप पे आएगा और आप जाके उसे देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।